रंजीत सिंह के पश्चात पंजाब। राज दरबार में गुटबंदी की शुरुआत। रंजीत सिंह का एकमात्र वैध पुत्र एवं उत्तराधिकारी खड़क सिंह अल्पबुद्धि था और उसके छोटे से शासनकाल के दौरान राज दरबार में गुटबंदी तीव्र हो गई। 1839 में खड़क सिंह की अकस्मात मृत्यु और उसके पुत्र राजकुमार नवनिहाल सिंह की दुर्घटनावश मृत्यु जब वह अपने पिता की अंत्येष्टि से लौट रहा था ने पंजाब में अराजक स्थिति को जन्म दिया। लाहौर के राज सिंहासन के हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों एवं समूहों ने योजनाएं एवं प्रति योजनाएं बनाई तथा इसने अंग्रेजों को निर्णायक चाल चलने का अवसर प्रदान किया। सेना जो सिख राज्य का स्तंभ थी बेहद कमजोर हो गई थी। रणजीत सिंह के योग्य सेनापतियों मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नालवा और रामदयाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। समय पर वेतन न मिलने के कारण सेना में पहले ही असंतोष बढ़ता जा रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। लाहौर सरकार अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखे हुए थी ने ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। एक बार जब वे अफगानिस्तान से भाग रहे थे और दूसरी बार जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अफगानिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। इन युद्ध संबंधी अंग्रेजी सेना के कूचों के परिणाम स्वरूप पंजाब में हो हल्ला एवं आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। रानी जिंद एवं दलीप सिंह। नवनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह, जो रंजीत सिंह का दूसरा बेटा था, को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 में उसकी हत्या कर दी गई। उसके तुरंत बाद दलीप सिंह, जो रंजीत सिंह का अवयस्क पुत्र था, को महाराजा घोषित किया गया तथा रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। हीरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 में उसकी हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उसने सेना की नाराजगी मोल ले ली और उसे अपदस्थ कर दिया गया तथा 1845 में उसकी मृत्यु हो गई। लाल सिंह, रानी जिंद का एक प्रेमी, सेना को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ और उसी वर्ष वजीर बन गया और तेजा सिंह को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। 1843 ईस्वी में सिंध पर अधिकार कर लेने के बाद और रंजीत सिंह का भय समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करने की ताक में थे। दिसंबर 1845 में पंजाब की सेना ने इसका बहाना भी उन्हें दे दिया। पंजाब की सेना ने न अपने अल्पवयस्क राजा दिलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंद कौर से बलात् राजाज्ञा लेकर सतलज, जो कि सिख व कंपनी राज्य की सीमा मान ली गई थी, रंजीत सिंह के समय में के पार आक्रमण कर दिया। मुदगी 18 दिसंबर, फिरोज शाह 21-22 दिसंबर, अलीवाल 28 जनवरी 1846, सुब्बारहान 10 फरवरी की 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई और सिखों को लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों पर तो अधिकार कर ही लिया, सिखों की सेना में भी भारी कटौती कर दी तथा लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी। लाहौर की संधि 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी की लाहौर की संधि से हुई। संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश, सतलज तथा व्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान किए। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अंग्रेजी सेना को पंजाब में निर्बाध रूप से विचरण का अधिकार मिला और यह भी निर्धारित हुआ कि पंजाब में अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी यूरोपियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया, जिंदन उसकी संरक्षिका बनी तथा लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई और ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। भैरोवाल की संधि। सिख कश्मीर के मामले में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में भैरावाल की संधि की गई। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक के पद से हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई। परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि सिखों के लिए पूर्ण रूप से अपमानजनक थी और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए असंभव था। संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे वे बहुत ही अधिक रुष्ट थे। इन सैनिकों तथा राज परिवार के विक्षुब्धों ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया। षड्यंत्र के क्रम में अप्रैल 1848 ईस्वी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई और आगे अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई। अंततः 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों
अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरह से पराजित किया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया। सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा महाराजा दलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इस प्रकार एक और राज्य कंपनी शासन की साम्राज्यवाद नीति का शिकार हुआ। आंग्ल सिख युद्धों का महत्व। 1845 से 46 और 1848 से 49 के आंग्ल सिख युद्धों से भारत में अंग्रेजों को अद्वितीय सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ, जो अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने की अपेक्षा क्षेत्र या जलवायु जैसे कारकों पर ध्यान देने के अभ्यस्त हो चुके थे। लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना नियमित टुकड़ियों और यूरोपियन तर्ज पर शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सम्मुख दृढ़ निश्चयी एवं साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत कर दिया था। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के युद्ध कौशल को आपसी पारस्परिक सम्मान प्रदान किया। सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के निष्ठापूर्वक युद्ध किया और विभिन्न अन्य अभियानों तथा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। ब्रिटिश परमोच्चता की साम्राज्यवाद विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया कंपनी द्वारा 1757 से 1857 के दौरान दो तरफा पद्धति विजय एवं युद्ध द्वारा समामेलन की नीति और कूटनीतिक एवं प्रशासन तंत्र द्वारा समामेलन की नीति के माध्यम से किया गया। हम यह पहले ही विवेचित कर चुके हैं कि कंपनी ने किस प्रकार बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों को एक एक कर परास्त एवं अधीन किया, मुख्य रूप से उनके विरुद्ध युद्ध करके। लेकिन अन्य कई शक्तियों को अधीन करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को आजमाया। इस संदर्भ में हम वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी, वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत को उद्धृत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार किस प्रकार हुआ। घेरे रिंग फेंस की नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में उस नाजुक समय में पद संभाला जब ब्रिटिश, अंग्रेज, मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली संयोग का सामना कर रहे थे। उसने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया, जिसका उद्देश्य बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। वॉरेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उसके युद्ध में प्रतिबिंबित हुई। इस प्रकार रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण में विरुद्ध सैन्य मदद लेने का भरोसा दिया गया। वस्तुतः वेलेजली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी। सहायक संधि यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया तथा इसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई। यद्यपि वेलेजली इस संस्था का आविष्कारक नहीं था, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था तथा वह धीरे धीरे विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने इस संधि का प्रयोग पहली बार भारत में किया। कालांतर में वेलेजली ने इसे व्यापक रूप से अपनाया। इस संधि की विशेषताएं निम्न हैं। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी, यद्यपि ये राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे। राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे पहले यह संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से की गई, फिर मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बराड़ के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के साथ की गई। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला, किंतु भारतीय रियासतों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ा। जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की, उन पर इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम हुए। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति का प्रयोग 1848 से
1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसे व्यपगत का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गई। डलहौजी का मानना था कि झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए उसने ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वास्तव में डलहौजी की स्पष्ट एवं सीधी स्कॉटिश मनोभावना यह चाहती थी कि मुगल सर्वसत्ता के मुखौटे को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए और जो भारतीय राजे मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दम भरते हैं उनका सदैव के लिए अंत कर दिया जाए। डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थीं। वे रियासतें जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थीं तथा कर अदा नहीं करती थीं। वे रियासतें जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थीं तथा अब अंग्रेज़ों के अधीन आ गई थीं, तथा वे रियासतें जो अंग्रेज़ों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थीं। इस प्रकार डलहौजी ने ऐसी सभी रियासतों को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया जो उसके अधीन नहीं थी। उसने इस नीति द्वारा जिन राज्यों या रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया वे इस प्रकार थी: सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1854, झांसी 1854 और नागपुर 1854। डलहौजी ने अनेक मनमाने सिद्धांतों के आधार पर इस नीति के द्वारा अनेक रियासतों को कंपनी साम्राज्य के अधीन हड़प लिया। इस नीति से कई भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता छिन गई तथा कई रियासतों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। इस नीति के कारण बची हुई रियासतों के शासक अत्यंत घबरा गए तथा वे मानने लगे कि उनका साम्राज्य छिनना कुछ समय का प्रश्न है। डलहौजी की इस नीति से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ तथा यह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। इस प्रकार डलहौजी ने अपने गवर्नर जनरल के रूप में 8 वर्षों के कार्यकाल 1848 से 1856 के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में 8 राज्यों का समामेलन किया। अवध का समामेलन इसका एक उदाहरण है। सहायक संधि के अंतर्गत लाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था। अवध की स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा सादत खान बुरहानुल मुल्क ने 1724 में की, जो अवध के मुगल सूबेदार था। इससे पहले वह बयाना का फौजदार एवं आगरे का सूबेदार भी रह चुका था। सादत खान के बाद अवध के नवाब मुगल सम्राट के वजीर भी होते थे और इसलिए ये नवाब वजीर भी कहलाते थे। सादत खान ने 1724 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अवध का नवाब वजीर हुआ, जिसने 1754 ईस्वी तक शासन किया। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला 1754 से 1755 ईस्वी अवध का नवाब वजीर हुआ। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में वह भी बंगाल के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम के साथ अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अवध का अगला उल्लेखनीय नवाब सादत खान 1798 से 1814 ईस्वी हुआ, जिसके समय में अवध ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। जब तक अंग्रेज़ों का मराठों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो गया तब तक अंग्रेज़ों ने अवध की मध्यवर्ती राज्य अवध को बनाए रखा। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 हुआ। 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया।